तो अस्सलाम वालेकुम, तुम लोगों का क्या हाल है। तो सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं इतने दिन गायब रहा जस्ट ड्यू टू माई एग्ज़ाम्स। तो वैसे अब आई एम बैक और कोशिश पूरी होगी कि इंशाल्लाह कि तकरीबन रोज़ कोई वीडियो अपलोड करूँ तुम लोगों के लिए। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि हम अपना C++ कोर्स लेके चल रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने आई गेस के किसके बारे में डिस्कस किया था, लेट्स सी। लास्ट लेक्चर में हमने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो तुम लोगों को उम्मीद है कि उनके स्कोप्स के बारे में आइडिया होगा कि लोकल का स्कोप पर्टिकुलर एक फंक्शन तक होता है और ग्लोबल का स्कोप पूरे प्रोग्राम तक होता है। तो अगर हम आज की बात करें तो आज हमने बेसिक इनपुट आउटपुट्स पढ़नी है C++ की। आउटपुट्स का थोड़ा ओवरव्यू मैं दे चुका था, बट लेट्स रिपीट इट। अभी हमने बेसिक इनपुट्स और आउटपुट्स पढ़नी है और एक हमारा टास्क होगा कि हम बेसिक कैलकुलेटर बनाए जो सिंपल दो ऑपरेशंस, दो वेरिएबल्स पे डील करेगा। मतलब 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा, इस तरह। और आपको एक होम टास्क दूंगा, तो लेट्स डिग इन। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं कि ये एक प्लेलिस्ट है हमारी, अगर तुम लोगों ने इसको एक्सेस नहीं किया तो कर लो। और इसके अलावा मैं सारे अपने ट्यूटोरियल्स इधर गिटहब पे फेंकता रहता हूँ, तो तुम लोग वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो मनपसंद खोल लेते हैं और उसके बाद हम मैं ऑलरेडी उस फोल्डर में हूँ कि जहाँ पे मैंने सारे तुम लोगों के ट्यूटोरियल संभाल के रखे हैं। तो लेट्स मेक अ न्यू फाइल और इसको हम रख देते हैं basic.io.cpp आई गेस। ठीक है, अब हम अगर इसका नाम बेसिक आया हमने रख दिया। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मेन और अगर मैं इसको एंटर दबाऊँ तो ये मेरे पास एक बॉयलर कोड टाइप खुल जाता है। और ये बेसिकली कमाल है जो हमारे एक्सटेंशंस डाउनलोड की थी C++ की। ये हमारी कन्वीनियंस के लिए उन्होंने कहा है कि भाई अगर तुम लोगों ने ऐसे हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम वगैरह करके नहीं लिखना तो सिंपल एक मेन लिखो। ये तुम्हारे पास एक कोड स्निपेट फॉर मेन के नाम से ऐसा कुछ आ जाएगा और तुम लोगों ने सिर्फ उसको एंटर दबाना है और तुम्हारे सामने ऐसा कोई कोड हमारे पास जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, अब तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्या इर्जा भाई, ये क्या, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। तो सिंपल इसको रिमूव कर दो, तो टेंशन की तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम चूँकि इनपुट आउटपुट से डील करने लगे हैं तो हम इसके लिए इंक्लूड कर लेंगे आयोस्ट्रीम, क्योंकि आयोस्ट्रीम मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं। जितनी भी C++ में इनपुट आउटपुट्स तुम लोगों ने लेनी है वो इस लाइब्रेरी के थ्रू हम लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम पता है कि हमने यूजिंग नेम स्पेस std करना होता है। वो तुम लोगों को मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था कि क्यों। तो अगर हम देखें कि बेसिक इनपुट हम कैसे लें कि एक सपोज मैंने इंटीजर यूज़र से इनपुट लेना है और मैं चाहता हूं कि यूज़र अपनी एज मुझे बताए और मैं उस एज में एक इंक्रीमेंट करूं और कहूं कि तुम्हारी एज में 1 प्लस करके ये उसका आंसर है। ठीक है, तो लेट्स इसको विजुअलाइज थोड़ा कर लेते हैं। अगर तो मेरे पास एक सपोज एक मेमोरी में एक लोकेशन है, जैसे कि मैं तुम लोगों को बताया था कि वो इंटीजर टाइप की होगी और उसका नाम मैं सपोज करो रख लेता हूँ num1। और उसको मैं अगर इनिशियलाइज करवा दूँ तो कुछ ऐसे करूँगा ना कि num1 = 0 या num1 = 2 या 3 या 4 जो भी। तो वो एक्चुअली नंबर उसको साइन हो जाता है और वो अंदर 2 यहाँ पे या 3 होगा या जो भी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो तुम लोग इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हमने यूज़र से इनपुट लेना है, हम नहीं चाहते कि हम ये काम करें कि हम हार्ड कोड वैल्यू कर दें। हम चाहते हैं कि यूज़र से हम इनपुट लें और यूज़र जो भी कीबोर्ड से टाइप करे, चाहे वो 3 करे, 2 करे, 1 करे, 5 करे, वो अगर 5 करे तो 5 इधर जाके स्टोर हो जाए, अगर 3 करे तो 3 इधर जाके स्टोर हो जाएगा, 2 करे तो 2 एक मेमोरी में स्टोर हो जाए और 1 करे तो 1 हो जाए। मैंने बड़ा गंद मचा दिया यहाँ पे। खैर, तो अगर हम कुछ ऐसा चाहते हैं और बेसिक हमारा काम, अभी मैंने
कोड का ये बताया कि हम एक एज नाम से वेरिएबल बनाएंगे। सपोज करो इसका नाम नहीं है, इसका नाम एज है और इसके अंदर हमने अभी फ़िलहाल कुछ नहीं रखा और वो एक मेमोरी में लोकेशन है एज के नाम से, ठीक है। अगर मैं यूज़र से चाहता हूँ कि यूज़र इसको इनपुट दे इस वेरिएबल के अंदर, ताकि वो जो भी इनपुट दे वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको इंटीजर डिक्लेयर किया है, तो यूज़र को भी चाहिए कि वो इंटीजर वैल्यू दे। तो हम इनपुट कैसे लें यूज़र से? तो इनपुट लेने का सिंपल एक अंदाज है सी इन, इसके बाद हम ये दो ग्रेटर देन वाले साइन डाल देते हैं। इसको बेसिकली इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। खैर ऑपरेटर्स की बात नहीं करूँगा, तुम लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इनमें काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर्स के नाम भी हैं, लेकिन उसमें हमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक बेसिकली सिर्फ लॉजिक को डील कर रहे हैं। तो अगर हम इसको कह दें कि ये एज में इनपुट ले ले, तो बेसिकली सी इन का क्या नाम है, सी इन का क्या मतलब है? इसका नाम है कंसोल, सी से कंसोल, इन से इनपुट, ठीक है। तो मतलब कंसोल क्या होता है? कंसोल होता है ये एक्चुअली ये जो हमारा एक टर्मिनल टाइप होता है ना, अगर हम विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल यूज़ करें ना, तो उसमें एक छोटी सी ऐसा कमांड प्रॉम्प्ट टाइप चीज़ खुल जाती है जहाँ पे हम एंटर करते हैं, और वो एक्चुअली हमारा कंसोल होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंसोल से इनपुट लेगा, मतलब यूज़र कंसोल में इनपुट देगा और जो वो इनपुट देगा वो एज में स्टोर हो जाएगा। लेकिन हमने उसको पहले बताया हुआ है कि ये एक इंटीजर चीज़ होनी चाहिए। तो मैं तुम लोगों को ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ नहीं करवाऊंगा। तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या ये बोरिंग बातें हो रही हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने एक यूज़र से एज नाम के वेरिएबल में इनपुट लेनी है, लेकिन उसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? अगर यूज़र से इनपुट लेनी है तो उससे पहले मैं क्या करूँगा? उससे पहले जाहिर सी बात है कि मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा ना। तो लेट्स मेक अ वेरिएबल। अब यूज़र की एज जो है मैंने लेनी है इंटीजर में, तो जाहिर सी बात है इंटीजर का वेरिएबल होगा कि यूज़र्स की एज जो है, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो इंटीजर्स हैं, लाइक 12.5 कोई एज नहीं हो सकती। मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि 12 होगी, 13 होगी, 14 होगी, 15 होगी, अप टू सम एक्सटेंड, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक इंटीजर नाम का, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दूँ और उसका नाम रख दूँ एज, ठीक है। अब यहाँ मेरा एक स्टेप डन हो गया है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ फर्स्ट स्टेप डन। तो मेरा पहला स्टेप तो हो गया है, क्योंकि मेरे पास एक इंटीजर आ गया मेमोरी में कि जिसका नाम मैंने रख दिया एज। अब उसके अंदर मैंने डाटा भी तो स्टोर करवाना है। डाटा स्टोर करवाने के लिए तुम लोगों को मैंने कहा था कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैंने तुम लोगों को पेंट पे एक मेथड, एक कीवर्ड का नाम बताया था जिसका नाम सी इन है। तो हम एक सी इन से हम कहते हैं कि सी इन मतलब कंसोल से इनपुट ले लो। किस में इनपुट लेनी है? कंसोल इनपुट मतलब कि यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं, लेकिन किस चीज़ में इनपुट ले रहे हैं? हमने कहीं वो इनपुट स्टोर भी तो करवानी है। हाँ, वो एज में इनपुट स्टोर करवा रहे हैं। तो एक तरह से ये हमारा स्टेप 2 भी हो गया है। अगर यूज़र 2 एंटर करेगा तो एज में 2 स्टोर हो जाएगा, अगर यूज़र 3 एंटर करेगा तो एज में 3 स्टोर हो जाएगा। अभी देखते हैं प्रिंट करवा के कि क्या हमारा वेरिएबल सही स्टोर होके हमारे पास शो हो रहा है कि नहीं। यू एंटर्ड, हम कह देते हैं कि यू एंटर्ड दिस, ठीक है। और इससे पहले मैं कह देता हूँ कि एक जो है आप लाइन को ब्रेक कर दो, और इससे पहले मैं कह देता हूँ कि इनपुट लेने से पहले कहता हूँ प्लीज़ एंटर योर एज। ठीक हो गया। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूं, सपोज करो मैं यहाँ पे एक एंडल और डाल लेता हूँ। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो हमारे पास एक प्लीज़ एंटर योर एज, यहाँ पे आके प्रोग्राम हमारा रुक गया है। तुम लोग कहोगे ये क्यों नहीं इसने प्रिंट करवाया? क्योंकि वो यहाँ 8th लाइन पे आके हमारा प्रोग्राम रुक गया है और वो वेट कर रहा है जब तक यूज़र इनपुट नहीं देगा। मैं 9 लाइन से नहीं जाऊँगा, मैं 9 लाइन पे खड़ा लाऊंगा और फिर यहाँ पे उसके बाद आऊँगा 10 लाइन पे, 11 लाइन पे, आगे
अब मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा, ये कंपाइलर की ज़िद है अब, ठीक है। तो अब हमने उसकी ज़िद पूरी करने के लिए उसको कोई इनपुट तो देनी है ना। अगर सपोज़ करो मैं इसको 12 इनपुट देता हूँ, तो वो हमें अब अगली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो कहेगा कि यू एंटर 12, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है। अगर हम इसको सपोज के 9 इनपुट दे देते हैं तो वो कह देगा यू एंटर 9, ठीक है। ये भी सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था तुम लोगों को, मैंने कहा था कि हमने एक एज यूज़र से इनपुट लेनी है और उसमें एक ऐड करना है, एक नंबर ऐड करना है, मतलब 19 है तो 20 करना है, फिर डिस्प्ले करवाना है। ये तो हम 20 कर ही नहीं रहे, हम तो वैसे डिस्प्ले करवाई जा रहे हैं। तो हम कहेंगे नाउ वी हैव टू ऐड, और इंक्रीमेंट भी कहते हैं इसको, इंक्रीमेंट बाय 1। तो अगर हम कहें कि एज, अगर हम कहें इंटीजर न्यू वैल्यू इज इक्वल टू एज प्लस 1, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एज में जो अभी फ़िलहाल वैल्यू पड़ी है, मतलब कि अभी हम यूज़र से जो वैल्यू लेके आए हैं, क्योंकि प्रोग्राम यहीं पे रुक जाता है, वो जब तक नहीं आगे आता जब तक यूज़र से वैल्यू नहीं ले लेता। जब वो यूज़र से वैल्यू लेगा तो हमें जाहिर सी बात है एज में उसकी वैल्यू स्टोर हुई होगी। लाइक सपोज उसने अगर 8 एंटर किया है, तो हम कह रहे हैं कि 8 + 1 क्या होता है? 9 होता है ना। तो 9 को स्टोर करा दो एक न्यू वैल्यू में, न्यू वैल्यू नाम से एक मैंने इंटीजर बना लिया है और उसमें स्टोर करवा दो 9 को। हाँ, 8 इनपुट आई +1 9 हुआ, 9 को स्टोर करवा दिया न्यू वैल्यू में। तो अगर हम इसको कहें योर प्रीवियस एंटर्ड एज इज दिस, एंड इसको मैं अगर ऐसे ही नीचे कर दूं, योर इंक्रीमेंटेड एज इज, हमारी इंक्रीमेंटेड एज थोड़ी है, अब तो हमने उसको एक नई वैल्यू में स्टोर करवा दिया जिसका नाम न्यू वैल्यू रखा हमने, मतलब एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। तो अगर हम इसको सपोज यहाँ पे एक कैंडल भी डाल लेते हैं, बल्कि कैंडल हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको रन करते हैं, और जैसे कि मैंने तुम लोगों को इनपुट दी थी कि 8, तो हमारे पास क्या अभी आना चाहिए? हमारे पास आना चाहिए, अगर हम यहाँ पे एज 8 देंगे तो हमारे पास 9 जो है वो न्यू वैल्यू में स्टोर हो जाना चाहिए ना। और फिर हमारे पास आना चाहिए योर प्रीवियस एंटर्ड एज इज 8, और फिर नई लाइन पे आना चाहिए योर इंक्रीमेंटेड एज इज 9, ठीक है। तो लेट्स सी। तो ये तुम लोग देख सकते हो कि ये हमारा बिल्कुल कोड एक्यूरेट रन कर रहा है। मतलब हमने उसको दिया 8, उसने कहा ठीक है भाई ये 8 जो है प्रीवियस नंबर था आपका, लेकिन अब तो मैंने उसमें एक ऐड करा के आपने इसमें स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो इसका एक और तरीका भी हो सकता है, अगर तो हम एज को +1 नहीं करना चाहते, मतलब कि ये भी एक तरीका हो सकता है। इसका अनदर मेथड भी है हमारे पास, लाइक ये हमारे पास आ गया फर्स्ट मेथड, इसके मैं ऊपर लिख लेता हूँ फर्स्ट मेथड। अब हम इसको कहते हैं कि ये एक अनदर मेथड है, मतलब कि इसको कह देते हैं सेकंड मेथड। बाय द वे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब न्यू वैल्यू तो मैंने कमेंट आउट कर दिया ना, वो कह रहा है कि भाई ये न्यू वैल्यू किधर गया, तुमने तो यहाँ पे ऊपर कहीं बना के ही नहीं रखा हुआ जो यहाँ यूज़ कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ कोई नहीं कंपाइलर भैया, इधर बना लेते हैं। ये देखो न्यू वैल्यू, इसको कहते हैं कि अब मैंने तुम लोगों को कहा था कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एज +1 करो। इसका क्या मतलब है इर्जा भाई? अच्छा, एज +1 का ना एक सिंपल तरीका भी है, एज को 2 दफ़ा आगे ++ लिख दो, ठीक है। तो ये एक इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है, एज में, और हम उसको न्यू वैल्यू में स्टोर करवा रहे हैं। ये वैसे ही एक फ़िलहाल इसको कह दो कि नॉट रिकमेंडेड वे, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम थोड़ा आगे चले जाएंगे। इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट होता है, मैं उस डिस्कशन में बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहा। अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है भाई, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, ये हम इस पर डिटेल्ड बात करेंगे बाद में। तो खैर इसको मैं इरेज ही कर देता ताकि तुम लोगों के लिए कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो अगर हम 2 वैल्यूज़ ऐड कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है। अगर हम
चाहते हैं कि मैं एक न्यू वैल्यू के नाम से नया वेरिएबल ना बनाऊं, मैं कहूं कि एज को ही हम यूज़ करेंगे, जो हमारा प्रीवियस एज था उसमें एक ऐड कर देंगे और एज में ही स्टोर करवा देंगे। क्या तुम लोग बात समझ आई है? अगर तो मैं इसको कहूं कि एक तुम्हारे पास वेरिएबल है एज के नाम से और उस एज के अंदर जो स्टोर है ना उसमें एक इंक्रीमेंट करो और एज के वेरिएबल में ही स्टोर करवा दो, तो वो कैसे करेंगे हम मिर्जा भाई? वो ऐसे करेंगे एज इज इक्वल टू एज प्लस 1। सिंपल बात है। जब भी ऐसा कोई ऑपरेशन आता है ना वो राइट से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। वो यहाँ पे कंपाइलर रहेगा, कहेगा ये भैया ये तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। वो उसके बाद आएगा कहेगा कि ये तो प्लस लिखा है, ठीक है, प्लस तो ठीक है, 1 भी प्लस 1 तो ठीक है, ये ऐड करना है एक, लेकिन किस में करना है ऐड? वो देखेगा कि एज में करना है। अभी एज की सपोज करो, मान लो कि मैंने वैल्यू एज की ली थी 8। अब वो कहेगा कि भैया ये 8 में एक ऐड करें तो भैया ये 9 बनता है, ठीक है। अब इस पूरे राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ जाएगा? 9, ठीक है। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर को देखेगा, वो कहेगा भैया जी ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब ये 9 को किसी को असाइन करना चाह रहा है ये बंदा, मतलब यहाँ पे 9 है, ये किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाह रहा है। अब वो यहाँ पे सबसे लेफ्ट मोस्ट देखेगा, वो कहेगा भाई ये तो एज के वेरिएबल में ही स्टोर करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस एज की वैल्यू 8 होगी और न्यू वैल्यू इसकी 9 हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? वो कहेगा कि एज में 8 वैल्यू पड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 8 प्लस 1 क्या होता है? 9। अब 9 को हमने स्टोर की तरह कराना है, वो इज इक्वल टू वाला ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाला बताएगा ना कि इधर स्टोर करवाना है भैया। अभी तक एज में 8 ही पड़ा हुआ था, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो एज में अब 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर तो तुम लोग चाहते हो कि अब मैं दिखाऊं, अब इसको मैं कहता हूं कि इसको मैं पहले कह देता हूं क्योंकि हमने ऐड इधर किया ना, उससे पहले क्या दिखाते हैं। सपोज करो अभी मैं नहीं छेड़ता इसको, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे यहाँ पे हमारा 8 आना चाहिए इर्जा भाई और यहाँ पे हमारा 9 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो हम उसकी वैल्यूज एज की वैल्यूज तो अपडेट कर चुके हैं। अब लेट्स सपोज हम देखते हैं, अब इसको हम देते हैं 8। अब देखो इसमें 9 आया है दोनों। अब ये क्या चक्कर है बाबू भैया? अच्छा, इसमें सीन ये है कि देखो हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया ना और एज में स्टोर करा दिया, और बाद में जितनी मर्जी एज की प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा दें उसमें वैल्यू तो वही देनी है। तो हम इसको कह देते हैं कि इंक्रीमेंट करने से पहले अगर हम इसको चेक करें कि इसकी वैल्यू क्या थी तो वो हमें अब सही पता लग जाएगा ना। तो इसका मतलब कि ऑर्डर भी थोड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो अगर इसको हम अब प्रिंट करवाएं तो 8 अगर हम एंटर करें तो हम कह देंगे योर प्रीवियस एंटर्ड एज इज 8 एंड योर इंक्रीमेंटेड एज इज 9। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ आया होगा ये कि यहाँ पे 8 कैसे आया, फिर इंक्रीमेंट कैसे हुआ और फिर 9 कैसे आया, ठीक है। तो अगर मैं इस सारों को म्यूट कर दूं और मैं कह दूं कि भाई एक हम अगर छोटा सा कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें कि भाई कैलकुलेटर करता क्या है। कैलकुलेटर की बेसिक इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है? कैलकुलेटर की अब बेसिक इम्प्लीमेंटेशन होती है कि वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे कि प्लस करता है, कोमा माइनस करता है, कोमा डिवाइड करता है, कोमा मल्टीप्लाई करता है। अब इर्ता भाई ये जो तुमने ये डिवाइड का साइन लगाया, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये तो ऐसे नहीं होता मेरे ख्याल से कि यहाँ पे कोई इस तरह का साइन होता है कि सपोज तुम लोग एज्यूम कर रहे होगे कि हमने मैथमेटिक्स में तो कुछ ऐसे साइन पढ़े थे कि ये इसको ऐसे डिवाइड करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बट हियर इन द प्रोग्रामिंग वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द मैथमेटिकल नोटेशंस। अभी हम सिर्फ प्रोग्राम की नोटेशंस को देख रहे हैं कि प्रोग्राम में हम डिवाइड इसको कहते हैं, मल्टीप्लाई इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक ऑपरेशंस हो जाते हैं अरिथमेटिक के। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सबर रखो बताता हूँ। अच्छा, इसको हमने यूज़ ऐसे करना है कि अगर सपोज करो हम एक कहते हैं कि इंट num1 लेते हैं और उसको कहते हैं 0 के इक्वल है, num2 लेते हैं उसको कहते हैं 0 के इक्वल है। अब हम चाहते हैं कि भाई हम यूज़र से 2 इनपुट लें, ठीक है, num1 लें, सपोज num2 लें, और उसके बाद हम कहें कि num1 और num2 में
ऐड करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है, num1 और num2 को माइनस करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है, num1 और num2 को डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है, और num1 और num2 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो अगर हम कहें कि एंटर num1, ठीक है, और हम कह देते हैं सी num1, मतलब कि नंबर 1 में एक इनपुट ले लो, और इसको हम ये 2 दफ़ा कर लेते हैं, एक num1 के लिए, एक num2 के लिए, और हम कहते हैं कि कुछ ऐसा कर लो, ठीक है, और \n लगाना ना भूलना क्योंकि हमें एक सुथरा कोड बनाना है, और सपोज इधर भी लगा लो, ठीक है। अब num1 और num2 में हमने इनपुट तो ले ली, लेकिन हमने अब प्रिंट करवानी है डिवाइड की वैल्यू। हम सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं, डिवाइड की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आएगी वो मल्टीप्लाई में स्टोर कराएंगे, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगी वो सब्ट्रैक्ट में स्टोर कराएंगे, ऐड करके क्या आएगी वो ऐड में स्टोर कराएंगे। तो इन सारों को अगर हम 0 से इनिशियलाइज भी करवा लें तो वो हम भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया 0 से इनिशियलाइज, ठीक है। अगर हम अब प्रिंट करवाना चाहते हैं डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई जो है, नहीं सपोज करो ऐड क्या करेगा, हम कहेंगे सिंपल num1 प्लस num2 को ऐड करो, और वो एक ऐड के वेरिएबल में स्टोर करवा दो, और फिर प्रिंट करवा दो यूज़र के सामने एडेड वैल्यू इज़ ऐड, ठीक है। और इसके बाद हम कह देते हैं कि भैया एक कैंडल लगाना ना भूलना, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास एडिशन ऑफ 2 नंबर्स हो रही है, ठीक है। अब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। सब्सट्रैक्शन अब सिंपल है, हमने बिल्कुल सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही करनी है, सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू num1 माइनस num2, ठीक है, ठीक है। और इसको हम ऐसे ही प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है, और हम कह देंगे सब्ट्रैक्टेड वैल्यू इज सब्स, ठीक है, कि भाई सब्ट्रैक्टेड वैल्यू भी प्रिंट करवा दो। अगर हम चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन देखें कि मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, तो हम सिंपल हम मल्टीप्लाई वाले उसको यूज़ करके वेरिएबल को रुकाएंगे कि भाई num1 मल्टीप्लाई बाय num2, लेकिन इतना भाई यहाँ पे तो एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो भैया हम यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई यूज़ नहीं करते, हम कहते हैं स्टैटिक को मल्टीप्लाई इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, हम स्टैटिक को मल्टीप्लाई कहते हैं। तो अगर हम उसको अब प्रिंट करवाएं तो हमारे पास मल्टीप्लाई भी हमारे पास प्रिंट होना चाहिए, और यहाँ पे आ जाना चाहिए मल्टीप्लाइड वैल्यू इज़ दिस, ठीक है। अच्छा, अगर हमने इसको डिवाइड करवाना है तो डिवाइड भी हमारे पास सेम लॉजिक से आएगा, ठीक है। डिवाइड भी हम कह देंगे कि इसमें जो डिवाइड है वो इज़ इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाय num2, और यहाँ पे हम सी आउट करेंगे डिवाइडेड वैल्यूज, और हम कह देंगे कि डिवाइड। तो इस सबसे पहले मैं \n तो लगाना भूल ही गया, ठीक है। तो हम अब इसको टेस्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास पहला नंबर हमारे पास 6 है और दूसरा नंबर 2 है, तो वो कहता है 6 और 2 को ऐड करके हमारे पास 8 आ रहा है, 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 4 आ रहा है, और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 आ रहा है, और 6 डिवाइडेड बाय 2 3 हमारे पास जो है ना कोशेंट बच रहा है, ठीक है। अब हम अगर तो तुम लोगों ने लॉजिक लगानी है तो तुम लोग कैसे लगा, मतलब अगर तुम लोग चाह रहे हो कि भाई मैंने लॉजिक डिवाइड के हिसाब से नहीं लगानी, मैंने लगानी है कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा, मैं उस हिसाब से लॉजिक लगाऊंगा। तो डिवाइड तो हमारे पास क्वेश्चन दे रहा है, तो रिमाइंडर कैसे हम पता करेंगे, तो वो उसका भी तरीका है हमारे पास। हम कहेंगे कि रिमाइंडर के लिए हमारे पास एक तरीका है, वो ये है कि
रिमाइंडर इज, बाय द वे ये एक नया तरीका, ये मतलब कि प्रिंट का एक नया तरीका बताने लगा हूँ। ये भी इस तरह के तरीके से भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे num2। अच्छा, इसमें रिमाइंडर हमारे पास अगर उसी इनपुट पे देखा जाए तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए। हमारे पास रिमाइंडर हम 6 और 3 को देख रहे थे ना, तो अगर हम देखें हमारे पास एक ये है तो 6 है, तो हमने यहाँ पे 2 दिया था ना, तो हम कहते हैं 2 3 6 होता है, और ये टका टका ये 0, तो ये रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाता है ना, ये रिमाइंडर होता है और ये वाली चीज़ क्वोशंट होती है। तो हम कहेंगे कि अगर हम num1 को 6 दें और num2 को 2 दें तो हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है और क्वोशंट हमारे पास 3 बचता है। तो लेट्स सी कि हमारे पास ये परसेंटेज का साइन है, ये हमारे पास रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास 6 है और यहाँ पे 2 है, सपोज कि इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब दोबारा रन करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास एक नंबर 6 है, एक 2 है, तो ये देखो अगर वो कहता है बाकी सारे तो आंसर वही है, डिवाइड भी ऐसे, रिमाइंडर इज 0, मतलब कि सही कहता आ रहा है वो लोंडा कि रिमाइंडर इसका 0 आता है, ठीक है। जाहिर सी बात है 2 3 6 और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर मैं इस सारे कोड को म्यूट करूँ और सिर्फ रिमाइंडर से आप लोगों को थोड़ा और दिखाऊं कि रिमाइंडर एक्चुअली कैसे काम करता है, तो अगर मैं सपोज करो कि 2 और 5 का लूँगा तो उसमें क्या हमारे पास रिमाइंडर आना चाहिए, 2 2 4 होता है, तो हमारे पास 1 रिमाइंडर आना चाहिए ना, तो हम 5 और 2 का लेते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। इसमें कैसे काम करते हैं, हमने एक बेसिक सा कैलकुलेटर टाइप बना के देखा, हमने देखा कि बेसिक इनपुट आउटपुट्स कैसे लेते हैं, हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे, और काफ़ी जो है मज़े का ट्यूटोरियल था ये, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आई गेस तुम लोगों के लिए भी। तो अगर तुम लोगों का होम टास्क की बात की जाए तो हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है, उसकी कोई लेंथ होती है और कोई विड्थ होती है। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग ऐसा कोड लिखो कि यूज़र तुम्हें रेक्टेंगल की एक लेंथ दे और एक विड्थ दे, और तुम लोग उसका एरिया कैलकुलेट करके स्क्रीन पे टर्मिनल पे या कंसोल पे उसको प्रिंट करवाओ। तो ये एक छोटा सा आसान सा तुम लोगों के लिए टास्क है, तो ये तुम लोगों ने करना है, ठीक है। अगर दोबारा मैं कह रहा हूँ प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो यहाँ से कर लो, और ये माइंड हैकर्स के यहाँ पे गिटहब पे जाके कोड एक्सेस कर लेना और देखना, इसको स्टडी करना, इससे प्ले करना, और फिर मुझे बताना कमेंट्स में वेदर यू लाइक इट और नॉट, और वेदर तुम लोगों को समझ आई है कि नहीं, और उसमें क्या बेहतरी की जा सकती है इस ट्यूटोरियल में। तो गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।